आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची की ओर से जो मॉडल सेट जारी किया गया है मैथमेटिक्स क्लास 12th सब्जेक्टिव पेपर, उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का ये पेपर है। आप सब्जेक्टिव में कैसे आप सवालों को हल करते हैं, इसमें हम लोग हर सवाल को बेहतर तरीके से हल करने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। यदि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 19 क्वेश्चन रहेंगे, 19 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको टाइम जो दिया रहेगा 1.5 घंटे का समय दिया रहेगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको देने हैं, आपको लिखना पड़ेगा सभी के आंसर। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे सभी को हमने हल करके आपको बता दिया है। यदि आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सब्जेक्टिव पेपर में 19 क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स में, और ये सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज बटे रहेंगे, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में जितने भी प्रश्न रहेंगे उन सभी का मार्क्स आपका 1 मार्क्स करेंगे, और सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के मार्क्स आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, और सेक्शन सी में जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी 5 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। देखिए, सेक्शन जो ए में है, पहला प्रश्न आपका जो है ये आपका फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है इफ़ एफ एक्स बराबर 8x³ एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, तो आपको फाइंड GOF एफ एक्स निकालना है। तो GOF ये एफ हो गया, ऐसा जो फंक्शन होते हैं, आप अगर आप पढ़ें इस चैप्टर को बेहतर तरीके से आप निकालना जानते होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये एफ एक्स बराबर 8x³ जो दिया हुआ है और जी एक्स बराबर एक्स का पावर 1/3 जो दिया है, तो इसका हम GOF कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ GOF। तो GOF को चलिए निकालते कैसे, इसको बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा, एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हुआ है 8x³ दिया हुआ है, और जी एक्स बराबर आपके प्रश्न में दिया था एक्स का पावर 1/3 दिया है। आपको निकालने क्या है, GOF निकालने हैं। तो GOF मीन्स GOFX, GOF मीन्स होता है G के अंदर में FX, G के अंदर में FX। अब हमने क्या कर दिया, G ठीक है। अब प्रश्न में आपका FX का मान कितना दिया हुआ है, 8x³ दिया हुआ है, तो उसको हमने FX के जगह में रख दिया है। तो G 8x³ हो गया। तो G 8x³ का हमको मान चाहिए। प्रश्न में आपको दिया हुआ है GX का मान x का पावर 1/3 दिया हुआ है, तो हमको x के जगह में 8x³ रखने हैं। तो 8x³ रखने के बाद इस जगह में आपको x के जगह में रखने हैं, 8x³ रखने हैं। तो 8x³ रखने के बाद इसका पावर कितना 1/3 है, 1/3 है। तो 8x³ को हम लोग 2x का होल पावर 3 लिख सकते हैं। उस केस में 3 और ये 3 कट गया, तो इनका जो रिजल्ट आया, आंसर आया कितना आया, 2x आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। आपको ये प्रूव करना है। तो ये आपका ITF चैप्टर से रिलेटेड है, और ये बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बेस पर आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इनका जो सही सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसे उसको हम अच्छी तरह से हल करेंगे। तो देखिए, LHS में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने x के जगह में 2/11 और y के जगह में 7/24 रख दिया। रखने के बाद आपका जो रिजल्ट जो आएगा इस प्रकार से आएगा, और सबका लॉस हमने लिया, इन सभी का लॉस आप लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा 48 प्लस 77
बाय 264 बाय 264 माइनस 14 बाय 264, ये इस प्रकार से आएगा। और सभी को जब हल करेंगे तो ऊपर में आपका आएगा 125 आएगा और नीचे में आपका आएगा 250 आएगा। 125 बाय 250 ये कट गया, आपका रिजल्ट आ गया 1/2। यही आपको प्रूफ करने थे, तो आरचेस में आपका यही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको डी वाई डी एक्स ज्ञात करने हैं। यदि y आपका दिया हुआ साइन x² प्लस 5 दिया है तो आप डी वाई डी एक्स निकालिए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी सिंपल है, डिफरेंशिएशन से संबंधित सवाल ये है। तो चलिए इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा इसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से। तो देखिए आपको प्रश्न दिए हैं y बराबर साइन x² प्लस 5। यदि आप इसको चेन रूल से अगर आप हल करिएगा तो साइन का डीसी होता है कॉस x² प्लस 5, और फिर चेन रूल से आप इसको x² प्लस 5 का जब डीसी कीजिएगा तो x² का डीसी होगा 2x और प्लस 5 का डीसी 0, कांस्टेंट है ये 5। इस प्रकार से 2x कॉस x² प्लस 5 इनका सही सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज से संबंधित सवाल है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर है रेट ऑफ चेंज, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो आपको इसमें रेट ऑफ चेंज निकालने हैं, विथ के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करने हैं। आपको जो परिवर्तन की दर ज्ञात करने हैं वो आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालने हैं। और ये कब निकालना है, यदि आपका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर अगर दिए हैं तो उस केस में आपको निकालने हैं। तो जी चलिए इसको समझते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितने दिए हैं प्रश्न में, 4 सेंटीमीटर। आपको इस r बराबर 4 सेंटीमीटर को लास्ट में रखने हैं। तो वी हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करने हैं। तो हम जानते हैं कि रेडियस सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई r² होता है। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ए बराबर पाई r² रख दिया, उनको डीसी कर दिए r के रिस्पेक्ट में। तो पाई और पाई कांस्टेंट बाहर कर दिए और r² डीसी कितना होता है, तो 2r होता है, तो ये 2r रख दिया। तो इस प्रकार से 2 पाई r आ गया। अब dA/dr आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर ज्ञात करना है, किन के रिस्पेक्ट निकालना है, तो आपको r के रिस्पेक्ट में, तो ये निकाल दिया। लेकिन आपके पास प्रश्न में क्या दिया था कि r का मान जब 4 सेंटीमीटर होगा तो उस केस में आपको ये ज्ञात करने हैं। तो लास्ट में हमने फिर जो आंसर है 2 पाई r जो है उसमें हम लोग r का मान 4 रख दिए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कितना आ गया, आपका 8 पाई आ गया। और इस प्रकार से हम लोग एक यूनिट दे दिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो ये इसका सही सॉल्यूशन होगा 8 पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एवेल्यूट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मान निकालना है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो इनका मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ये इंटीग्रेशन का सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको ये सीधे a - b का होल स्क्वायर इसको तोड़ देने हैं। तो चलिए इसका सही सॉल्यूशन कैसे होगा इसको हम समझते हैं। तो हमने √x - 1/√x का जो होल स्क्वायर है उसको तोड़ दिया हमने a - b का होल स्क्वायर में। इस प्रकार से √x का होल स्क्वायर होता है x, रूट हट जाएगा और फिर -1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/x। और फिर इस प्रकार से a - b का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला a² + b² - 2ab, ये आपका फिर √x कट जाएगा तो -2 आएगा। तो इस प्रकार से x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन होता है x²/2। फिर हम लोग 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इनका इंटीग्रेशन होगा log x होगा। और 2 को बाहर कर दिए तो आपके पास dx बचा, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आपका -2 और x dx का इंटीग्रेशन हो गया x हो गया, तो प्लस c कांस्टेंट जोड़ते हैं इंटीग्रेशन के इस टर्म में। देखिए नेक्स्ट सवाल आप बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द x, y एंड z एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें कह रहा है कि एक रेखा है जो x, y, z अक्ष के साथ समान कोण बनाती है, तो उसमें आपको इसमें दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन DCS निकालने हैं आपको। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है। चलिए इसको समझते हैं, इसका सही सॉल्यूशन कैसा होगा। चलिए देखिए क्या है, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये कह रहा है।
तो आपको देखिए जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया 1। क्योंकि हम जानते हैं कि एल बराबर होता है आपका कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस गाम बीटा और एन बराबर कॉस गामा ये होता है। तो इसको हमने रख दिया एल एम एन के जगह हम पुट कर दिए। तो इस प्रकार से आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान हो गया 1। चूँकि तीनों अल्फा बीटा गामा क्या इक्वल हैं, प्रश्न में बोला गया इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो इस प्रकार से कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा के जगह में अल्फा रख दिए, गामा के जगह में भी अल्फा रख दिए। इस प्रकार से 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आ गया। और इस प्रकार से 3 को फिर अगर नीचे ले गए तो 1/3 हो गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1/3 और कॉस अल्फा का अगर मान हम निकालें इससे तो स्क्वायर हटाने से इधर रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली जब कॉस अल्फा का मान प्लस माइनस 1/√3 आ गया तो उस प्रकार से कॉस बीटा का मान भी वही निकलेगा, कॉस गामा का मान भी वही निकलेगा। तो DCS ऑफ द लाइन जो फॉर्मूला होता है एल एम एन को हम लोग कहते हैं DCS ऑफ द लाइन कहते हैं। तो एल का मान आपका कॉस अल्फा के बराबर है, एन का मान एम का मान कॉस बीटा के बराबर है, एन का मान कॉस गामा के बराबर है। तो तीनों चूंकि बराबर है तो हम लोग एल के जगह में कॉस अल्फा का मान, एम के जगह में कॉस बीटा का मान और एन के जगह में कॉस गामा का मान हमने इसमें रख दिया। तो इस प्रकार से ये DCS ऑफ द लाइन निकला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित है। एवल्यूट P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको निकालने हैं। यदि 2PA बराबर 2PB PB बराबर 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B दिया आपको 2/5 दिया है। तो आपको इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। यदि आप इंटरसेक्शन नहीं जानते तो पहले इस चैनल पर उनका वीडियो है इंटरसेक्शन यूनियन से संबंधित, आप उसको देख लीजिएगा क्या होता है इंटरसेक्शन यूनियन। चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपको दिया था 2PA का मान 2PB का मान बराबर 5/13। अगर आप इससे PA का मान निकालिएगा तो 5/26 हो जाएगा, PB का मान 5/13 होगा और PA/B का मान दिया 2/5 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, PA/B निकालना है, सॉरी हमें P इंटरसेक्शन B निकालना है। तो एक फार्मूला होता है प्रायिकता में PA/B बराबर होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई PB होता है। अगर इससे हम इसका अगर मान निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का, तो ये दोनों आपस में क्रॉस गुना हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों का मान रख दिया। PA/B का मान 2/5, PB का मान आपका 5/13 है। तो इस प्रकार से 5 कट गया और इस प्रकार से 2/13 आपका आंसर आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो 1 + A 1 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C, इनका मान आपको दिखाना ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C आपको ये दिखाने हैं। तो ये भी काफ़ी हल्का सवाल है डिटर्मिनेंट के लिए। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन थोड़ा सा बहुत हल्का सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समझते हैं कि इसका सही सोल्यूशन कैसा होगा। तो देखिए प्रश्न में क्या था, ये दिया हुआ था तो हमने क्या लिया जी, LHS ले लिया। LHS में आपका 1 + A 1 1 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमने देखिए हमने क्या कर दिया है कि जो 1 + A दिया है इससे हम लोग A कॉमन निकाल दिए हैं। तो अगर A कॉमन निकालेंगे इस टर्म से तो A हो जाएगा और 1 के जगह में 1/A प्लस A के जगह में 1 हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा। फिर ये जो 1 + B आपको दिया है इससे हम लोग B कॉमन निकाल दिए और B जब कॉमन निकालेंगे तो 1 के जगह में 1/B और B के जगह में 1 हो जाएगा। और इससे फिर हम लोग C कॉमन निकाल दिए, तो C जब निकालेंगे तो 1 के जगह में 1/C और C के जगह में 1 हो जाएगा, इस प्रकार से ये आएगा। अब इसके बाद फर्स्ट रो से हमने A कॉमन निकाला है। फर्स्ट रो से जब A कॉमन निकालेंगे तो आपका A हट जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 1 नहीं है, A नहीं है तो उस केस में ये बट्टा में चला जाएगा। तो 1/A, यहाँ भी आपका A नहीं है तो इस केस में भी बट्टा में A आ जाएगा। और सेकेंड रो से हमने क्या कॉमन निकाला, B निकाला है। थर्ड रो से हमने क्या निकाला है, C कॉमन निकाला है। तो इस प्रकार से जहाँ C नहीं है तो उस केस में बट्टा में C लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से ABC कॉमन आ गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से आपका।
ए आपका फर्स्ट रो से, बी आपका सेकंड रो से और सी आपका थर्ड रो से, ये कॉमन आया है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, इसमें R1 को लिख दिए, R1 अप्लाइंग कर रहे हैं, R1 टेंस टू 3, R1 को चेंज कर रहे हैं। तो R1 को हम लोग चेंज करेंगे, तो R1 को आप फिर से लिखिए, री राइट, उसमें आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखने जोड़ने हैं। तो यदि आप सभी को जोड़िएगा, सभी रो को R1 R2 R3 ये सभी को जोड़िएगा, तो उस केस में आपका आएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी आएगा, इस प्रकार से आएगा। फिर आप ये तीनों को अगर जोड़िएगा तो उसमें भी आपका ये आएगा, और फिर आप ये तीनों को अगर जोड़िएगा उस केस में आपका ये आएगा 3, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी आएगा। तो यहाँ पे जो अप्लाइंग हमने किया वो लिख दिया है कि हमने ये अप्लाई किया है। फिर आगे देखिए, अब देखिए फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से आपका 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये सभी टर्म सभी एक फर्स्ट रो के सभी में है, सभी इस कॉलम में है। आपका फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट यही कॉमन आ रहे हैं, तो इसको हमने कॉमन निकाल दिया फर्स्ट रो से। तो जब फर्स्ट रो से अगर उसको हम कॉमन निकालेंगे तब ये बाहर आ गया इस जगह में, तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बच गया। यहाँ लिख भी दिए साइड में कि टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये कॉमन निकाला गया R1 से। इसके बाद हमने अप्लाई कर दिया है, C1 को चेंज कर दिए C1 माइनस C2। जब C1 में आप C2 घटाइएगा, C1 में C2 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, C1 में C2 घटाइए, इसमें आप ये घटाइए, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0, फिर इसमें जब ये घटाइएगा तो इसमें आपका बच गया -1 बचेगा, इसमें जब ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट होगा 0 0 1 -1 1 1 बाय बी और आपका फिर 0 -1 1 बाय सी प्लस 1, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आप एक्सपेंडिंग कर देंगे, इस टर्म से एक्सपेंडिंग कर देंगे, इस टर्म से हम लोग एक्सपेंडिंग कर देंगे। तो 1 से जब एक्सपेंडिंग करेंगे तो उस केस आपका ये रो और आपका ये कॉलम बाद हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा जो ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, और आपका ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 माइनस इसमें 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट ये प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट द पॉइंट x बराबर 0 पर आपको इसको कंटिन्यूटी चेक करने हैं। तो ये क्या है जी, बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन ये है। चलिए इसको समझते हैं कि इसका जो कंटिन्यूटी कैसे हम चेक करते हैं। तो आप तो पढ़े ही होंगे 5 पॉइंट में, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखिए आपको फंक्शन जो दिया है साइन x बाय एक्स दिया है, ये आपको फंक्शन लेने कब है, तो जब x का मान 0 से कम होगा तो उस केस में आपको ये लेने हैं। जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर जब लेंगे तो उस केस में हमको ये फंक्शन लेने हैं। ठीक है, तो देखिए हमने किस पॉइंट पर विचार करना है, तो 0 पॉइंट पर हमें विचार करना है, x बराबर 0 पर हमें विचार करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में 0 रखेंगे। सबसे पहले हमें कहाँ रखने हैं, फंक्शन में 0 रखने हैं। तो फंक्शन में 0 रखने के बाद, तो 0 रखने का मतलब यह हुआ 0 के बराबर आप ले रहे हैं, तो 0 के बराबर वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो इसमें रख दिए, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर हम लोग इसके बाद निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ये आपका RHD का फॉर्मूला होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, इसका मतलब ये होगा कि आप 0 से बड़े ले रहे हैं। तो 0 से बड़े केस में हम लोग x की जगह में पुट करते हैं 0 प्लस h पुट करते हैं, फिर लिमिट को चेंज करते हैं। सारे फंक्शन को आप h के फॉर्म में बदल रहे हैं, उस केस में लिमिट को भी चेंज करना अनिवार्य होता है। तो लिमिट को जब चेंज करें तो उस केस में आपका h का मान 0 आएगा। तो
ये जो है आपको जो दिया 0 प्लस एच को रखने कहाँ पर आपको है, जो फंक्शन 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, यही आपका फंक्शन जो नीचे दिया हुआ है, ये आपका 0 से बड़ा वाला फंक्शन है। जब आप x का मान 0 से बड़ा लीजिएगा तो यही फंक्शन आपका कहलाएगा। तो उसी में हम लोग 0 प्लस एच को रख दिए हैं। तो 0 प्लस एच प्लस 1, तो कुल मिलाकर रिजल्ट कितना आएगा आपका 1 आ गया। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच होता है, जो कि आपको 0 से छोटे पॉइंट पर विचार करना है। तो 0 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, तो 0 से छोटा वाला फंक्शन आपका देखिए ये वाला है। तो ये 0 से आपका छोटा वाला फंक्शन है, तो इसे हमने रख दिया। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने रख दिया 0 माइनस एच। तो लिमिट साइन 0 माइनस एच मीन्स हो गया साइन माइनस एच हो गया, माइनस इसका बाहर निकल गया, 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच रहेगा, तो माइनस माइनस कट गया। तो साइन एच बाय एच, ये साइन थीटा बाय थीटा फॉर्मूला, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका जो सोल्यूशन हो गया, तीनों का मान जब हमने चेक किया तो इसका तीनों का मान f0 का मान लिमिट 0 प्लस और 0 माइनस का मान बराबर आया। तो उस केस में ये फंक्शन आपका हो गया कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, कितना पर 0 पर, ये कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है इंटीग्रेशन का है, यह पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। तो इसका सही सॉल्यूशन कैसा होगा, इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 3x प्लस 5 एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था। तो इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया इस इंटीग्रेशन को। आई मानने के बाद 3x प्लस 5 ठीक है, और ये जो नीचे में है जो आपका क्यूबिक इक्वेशन था, इसको हमने दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इससे आपका -1 कॉमन निकाला इससे। तो इस केस में आपका ये इसका जो फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो उस केस में आपका ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में आपका क्या है, साइड में x प्लस 1 है। तो इस प्रकार से 3x प्लस 5 बाई जो आपका प्रश्न में थे उसको हमने 3x प्लस 5 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 के फॉर्म में सेट कर दिया। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब चूंकि ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, यदि इस फॉर्म में सवाल जब रहते हैं तो उसका एक अलग मेथड होता है बनाने का, एक अलग तरीका होता है बनाने का। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या मान लिए, इसका फॉर्म के अनुसार a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1, ये आपका समीकरण 2 हम लोग इसको मान लिए। इसके बाद फिर हमने इसको लॉस ले लिया। तो जब लॉस लिए तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपका आएगा। जब सभी का लॉस लेंगे तो ये और ये कट जाएगा। उसके बाद 3x प्लस 5 a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 b एक्स प्लस 1 c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच गया है समीकरण, इसको हमने 3 मान लिया। इसके बाद इस टर्म में आपको अगर a का मान निकालना तो b के टर्म को 0 करना है और c के टर्म को 0 करना है। यदि आपको b का मान चाहिए तो a टर्म को 0 करना है, c टर्म को 0 करना है। यदि आपको c का मान चाहिए तो a के टर्म को 0 करना है और b के टर्म को 0 करना है। आप इस इक्वेशन को पूरा एक्सपेंड करके भी आप लोग एक्स स्क्वायर एक्स और आपका कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट को तुलना करके भी आप लोग ABC का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हम लोग देखिए x बराबर 1 रख दिए। x बराबर 1 रखने पर आपका a का टर्म पूरा सारा 0 हो जाएगा, b आपका c का टर्म पूरा 0 हो जाएगा, उस केस में आपका b का रिजल्ट देगा। तो हमने x बराबर 1 पुट कर दिया। तो जब 1 पुट किए तो इस केस में हमको यहाँ रखना है 1, 3 गुना 1 प्लस 5 और फिर एक जगह a 1 माइनस 1, जितने भी उस इक्वेशन में x हैं सभी जगह आपको 1 रखने हैं। तो 1 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इस केस में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सबको हल करने के बाद b का मान आएगा 4 आ गया, b का मान आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए और हम किस टर्म को 0 कर सकते हैं, क्या पुट करना होगा। तो हम देखते हैं कि इस टर्म को 0 कर सकते हैं, b को 0 हम कर सकते हैं। तो b को 0 करने के लिए b 0 हो जाएगा और a 0 हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या पुट करना होगा, तो हम -1 पुट करते हैं। तो -1 रखने के बाद ये दोनों
जीरो हो जाएगा, तो उस केस में आपका सी का मान निकलेगा। तो देखिए हमने क्या पुट कर दिया, एक्स बराबर -1 और -1 को फिर से रख दिया, यहीं पर रख दिए। रखने के बाद कुछ रिजल्ट आपका इस प्रकार से आएगा, 3 गुना -1 + 5 और फिर सभी में रखने के बाद आपका रिजल्ट आएगा इस प्रकार से, सी का मान 1/2 आएगा। इस प्रकार से हम लोग बी और सी का मान निकाल दिए, लेकिन अभी तक ए का मान नहीं निकला है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 जो है उसको पूरे एक्सपेंड करेंगे। समीकरण 3 को जब पूरा एक्सपेंड करेंगे तो उस केस में सब टर्म को छांटेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर है, किस किस टर्म में उसको अलग जितने भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है और इधर जितने भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपस में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को तुलना करेंगे। तो जब इसको पूरा जब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद उसमें हमें प्राप्त होगा a + c = 0। a + c आपका जो है ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a + c आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और आपका इस साइड एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो उस केस में आपका इधर 0 है। तो इस प्रकार से a + c = कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इससे हम अगर a का मान निकालें तो a का मान हो जाएगा -c। तो इस प्रकार से a का मान निकल गया -1/2 निकल गया। समीकरण 2 में आपका था 3x + 5/x-1 का होल स्क्वायर बाय x इंटू x+1 ये था। तो हमने a के जगह में a का मान रख दिया और b के जगह में b का मान रख दिया और c के जगह में c का मान रख दिया समीकरण 2 में। तो कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार समीकरण 1 में जो था आपका i बराबर 3x + 5/x-1 का होल स्क्वायर x+1 था, तो सभी का a b c का मान उसमें हम रख दिए। समीकरण 1 में जो आपका था इनका इंटीग्रेशन करना था आपको और इनका मान हम लोग इतना पूरा निकाले हैं, तो इसको हटा के इसे हम लोग ये पूरा मान रख दिए हैं। तो रखने के बाद -1/2 को बाहर कर दिए, x - 1 जो है 1/, उसको इंटीग्रेट करेंगे, 4 को बाहर कर दिए, 1/x - 1 का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 को बाहर कर दिए, 1/x+1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो -1/2 बाहर हो गया और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन होता है log x - 1 होता है। इसको हम लोग ऊपर कर दें, x - 1 का जो पावर 2 है नीचे, इसको ऊपर कर दे तो -2 हो जाएगा। और इसको हम लोग x का पावर n का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में उसके अनुसार सेट कर दिए। तो सेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा इसका। और 1/2 को इसमें बाहर कर दिए, x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें आपका ये रिजल्ट आया। इसके बाद ये टर्म प्लस में, ये टर्म आपका माइनस में है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को हम लोग आगे कर दिए और दोनों में -1/2 कॉमन आ रहा था। 1/2 कॉमन निकालने के बाद आपका ये प्लस को आगे कर दिया, माइनस को पीछे लिख दिया। और फिर आपका जो ये टर्म, इसको हल करने के बाद ये आपका आएगा। और ये दोनों 1/2 जब कॉमन निकाले हैं तो ये आपका log m - log n के फॉर्म में है। तो log m - log n का फॉर्मूला होता है log m/n होता है। और -4/x - 1 प्लस c आपका आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल ये है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इसको i मानते हैं, फिर इसके अपर लिमिट से घटाते हैं, उसको 2 मानते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर आता है π/4 आता है। तो चलिए कैसे इसका मान π/4 आएगा समझ। तो सबसे पहले जो सवाल आपको दिया था प्रश्न में, उसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया समीकरण। इसके बाद इसको अपर लिमिट से एक प्रॉपर्टीज होता है कि हम लोग जितने भी जो भी फंक्शन है उसको अपर लिमिट से हम लोग घटा सकते हैं। तो हमने जितना भी फंक्शन दिए थे सभी को अपर लिमिट से घटा दिया। घटाने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, साइन बदल जाएगा, कोस में कोस बदल जाएगा, साइन के फॉर्म बदल जाएगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ने हैं। तो जोड़ने में क्या करते हैं, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ते हैं, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से i + i कितना आपका हो जाएगा 2i। और दोनों को यदि जोड़ेंगे, चूँकि दोनों का लिमिट समान है, तो इस प्रकार से दोनों एक ही इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। तो फिर दोनों को जोड़ने पर दोनों का लॉस हो आपका √sin x प्लस √cos x, ऊपर में आपका ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा 1। तो 2i का मान हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। और फिर dx का इंटीग्रेशन होता है x, फिर अपर लिमिट π/2 - 0 रखने के बाद आपका रिजल्ट π/2 - 0 आएगा। तो 2i का मान आपका आ गया π/2 - 0, यानी कि
आई बराबर कितना आ गया, π/4 आ गया। तो इसका मतलब ये जो आपका इंटीग्रेशन था इसका मान निकल गया π/4 आ गया। तो ये सवाल भी समझ गया आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल ये है, ये होमोजेनियस नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। चलिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे बेहतर तरीके से, इसको समझते हैं। तो प्रश्न में आपको ये दिए थे y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy दिए हुए थे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, y dx को रखें और ये माइनस जो दिया हुआ इसको हम लोग बराबर की उस सेट कर दिए। तो बराबर को सेट करने के बाद आपका dx और dy को हम लोग dx के नीचे ले आए। उसके बाद आपका इस साइड बच गया आपका x प्लस 2y स्क्वायर बच गया और ये y को हम लोग उसके नीचे कर दिए हैं। तो इस प्रकार से x प्लस 2y स्क्वायर हो गया बट्टा y हो गया। dx बाई dy का जो मान निकला, अगर आप इसको दोनों के साथ अलग करिएगा तो उस केस में इनका जो मान आएगा x बट्टा वाई प्लस 2y स्क्वायर बाई y आएगा। दोनों टर्म के साथ हम लोग y को अलग कर दिए। तो इस प्रकार से x बाई वाई को हम अगर dx बाई dy के जस्ट इस साइड ले आएँ तो उस केस में आपका ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और इसको हमें बराबर के जस्ट इस साइड ही रखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 बाई वाई इंटू एक्स। तो हमने यहाँ लिखा है और x को थोड़ा किनारे कर दिए। चूँकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अल्टर जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में ये सवाल है। इसका एक और फॉर्म होता है जो मेन फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो उस फॉर्म में आपका p और q फंक्शन ऑफ x कहलाता है। लेकिन ये आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सवाल है ये इसका जो फॉर्म है ये दूसरे फॉर्म में है। इस केस में हमको dx बाई डी वाई के फॉर्म में सेट करना पड़ा सवाल, और ये dy बाई डी एक्स के फॉर्म में सेट नहीं होगा तो आपको ये dx बाई डी वाई के फॉर्म में ही सेट करने पड़ेंगे। तो इसमें तो आपका जो होगा, तो हमने इसको उठा के बराबर के जस्ट इस साइड ले आया तो ये माइनस में आएगा -x बटा वाई और ये -1 बटा वाई इंटू एक्स हम इसलिए लिखते हैं। माइनस को अलग कर दिए क्योंकि फार्मूला में dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स होता है और बराबर क्यू होता है। तो ये क्या आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस केस में हमें p के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, -1 बट्टा वाई और q के रूप में कितना आ रहा है, 2y आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इस फॉर्म के लिए क्या होता है, e⁻p⁴ होता है। तो e का पावर माइनस और p का मान आपका है -1 बाई वाई था तो माइनस को बाहर कर दिए और आपका 1 बाई वाई। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस log y होता है। तो माइनस को हम लोग ऊपर कर दिए y के ऊपर में, तो ऊपर जब ले गए तो log और y का पावर जब -1 तो इसको हम लोग 1 बाई वाई लिख सकते हैं। और एक फार्मूला आता है e⁻log m, e का पावर log m का फार्मूला होता है बराबर m होता है। तो उसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग e का पावर log 1 बाई वाई का मान लिख दिए हैं, सिर्फ 1 बाई वाई लिख दिए हैं। तो आपका ये IF निकल गया। अब इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूशन होता है x गुना IF बराबर q गुना IF dy प्लस c होता है इसका सॉल्यूशन। तो x और IF का मान 1 बाई वाई बराबर देखिए आपका यहाँ पर जो q का मान जो दिया है प्रश्न में, तो q का मान था 2y और IF का मान था आपका 1 बाई वाई। दोनों में आपका y कट गया। इस प्रकार से आपका आ गया 2dy आ गया। तो 2dy 2 को बाहर कर दिए और dy का इंटीग्रेशन आपका हो गया y हो गया। इस प्रकार से x बट्टा y का मान निकल गया 2y प्लस c निकल गया। अब यहाँ पर देखिए हमको y नीचे है तो इसको ऊपर कर देना है। तो ये जब इसको जब ऊपर बराबर के जस्ट उस साइड ले आएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस cy हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न जो है वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है और c एक वेक्टर है और सच दैट a प्लस लैम्डा b इज ए परपेंडिकुलर टू c। इसमें क्या कह रहा है कि a प्लस लैम्डा जो b वेक्टर है एक वेक्टर है, ये जो पूरा परपेंडिकुलर है किस पर है, दूसरे वेक्टर यानी कि c वेक्टर पर ये परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आपको लैम्डा के मान इसमें निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें a प्लस लैम्डा b का मान निकालना होगा और चूंकि ये c के साथ परपेंडिकुलर है तो इस केस में ये वेक्टर और ये a प्लस लैम्डा b डॉट c वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस केस से हम लोग लैम्डा का मान निकाल सकते हैं।
चलिए समझते हैं। तो a प्लस लेमडा बी का मान हम लोग पहले निकालेंगे। तो a प्लस लेमडा बी का मान जो होगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो इसका जो मान आएगा, दोनों को रख दिए a प्लस लेमडा बी, और सबको जब पूरा हल करेंगे, आई को आई में जोड़ेंगे, जे वाला जे टर्म में जोड़ेंगे, के को के टर्म में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कुछ आपका रिजल्ट ऐसे आएगा। तो ये आपका a प्लस लेमडा बी का मान निकला। चूँकि क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस लेमडा बी इज ए परपेंडिकुलर टू सी। ये आपका जो a प्लस लेमडा बी जो वेक्टर हम निकाले हैं, ये वेक्टर बिल्कुल किस पर परपेंडिकुलर है, सी पर परपेंडिकुलर है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर जो सी है प्रश्न में, वह दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना, 0 हो जाएगा। तो इसलिए a प्लस लेमडा बी का मान और डॉट सी का मान रख दिया, और गुणनफल कितना, 0। इस प्रकार से अगर दोनों को गुणा करेंगे, डॉट में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ गुणा करते हैं, जे को जे के साथ, के को के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ कितना, 2 माइनस लेमडा है, और जे के साथ यहाँ पर क्या है आपका है, सॉरी आई के साथ 2 माइनस लेमडा, जे के साथ आपका क्या है 2 प्लस 2 लेमडा, यहाँ पर जे के साथ कितना 1 है, तो इनका गुना होगा इनके साथ। और आई के साथ यहाँ कितना 3 था, और यहाँ पर आई के साथ कितना 2 माइनस लेमडा था, तो इनका गुना होगा उनके साथ। और यहाँ पर के साथ 3 प्लस लेमडा है, यहाँ पर के तो टर्म नहीं है, तो 3 प्लस लेमडा गुना 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। और सभी को अगर हल करेंगे, इससे आपका लेमडा का मान क्या निकल जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या कह रहा है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस। मान लेते हैं कि एक लड़की है जो एक पासा को उछालती है। इफ़ सी गेट ए 5 और 6, यदि वह 5 या 6 संख्या प्राप्त करती है तो सी टॉसेस ए कॉइन। तब क्या करती है, वह एक सिक्के को 3 टाइम्स उछालती है, 3 बार उछालती है, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड। और उसके बाद वह जितने उसमें हेड आ रहे हैं उनकी संख्या को वह नोट करती है। इफ़ सी गेट 1 2 3 और 4, यदि वह 1 2 3 4 अगर वह प्राप्त करती है तो क्या करती है, सी टॉसेस ए कॉइन। उस केस में वह एक सिक्के को उछालती है वंस, एक बार, एंड नॉट वेदर ए हेड और टेल। उसमें फिर वो देखती है कि इसमें कौन सा हेड क्या है, टेल है कि हेड है प्राप्त हुआ। इफ़ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, यदि वह सिर्फ और सिर्फ जो उछालते हैं वह उसके द्वारा सिर्फ एक चित्त प्राप्त और उसे हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विथ द डाई। तो उसमें आपको प्रायिकता निकालने हैं। जब उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हुए हैं तो उसके द्वारा उछाले गए पासे से अगर 1 2 3 4 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो ये सवाल प्रायिकता का सवाल है, इसमें बेस थ्योरम का यूज करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो घटना इसमें है, एक घटना ऐसा है कि जिसमें 5 और 6 मानना है, क्योंकि कुछ उछालने के बाद किसी में 5 और 6 आता है पासा में, किसी में 1 2 3 4 आता है। तो इसमें 2 घटना मानना होगा, E1 और E2। घटना E1 को हमने क्या मान लिया, इवेंट दैट 5 और 6 जिसमें शो कर रहा है, उस घटना को हमने क्या मान लिया, E1 मान लिया। घटना जिसमें 1 2 3 4 शो कर रहा है डाइस में, तो उसको हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। अब नंबर ऑफ E1 में कितने संख्या आएंगे, 5 और 6, क्योंकि पासा को जब एक बार उछाला जाता है तो 1 2 3 4 5 6 ही आता है। तो पासा में 5 और 6 की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमको उसकी प्रायिकता का निकालनी है। तो 2 बाई कितनी, कुल सिंपल स्पेस कितने हैं पासा में, 6 संख्या है, तो 2 बाई 6 हो जाएगा। तो 2 बाई 6 को जब हल करेंगे कितना आएगा, 1 बाई 3 आएगा। और PE2 मीन्स मतलब कि आपका जो पासा में 1 2 3 4 शो कर रहा है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है, और कुल संख्या पासा में कितनी, 6 है, तो 4 बाई 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2 बाई 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग एक घटना और मानते हैं जिसमें पासा जो है दिखा रहा है, सॉरी सिक्का जो दिखा रहा है वो 1 हेड दिखा रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड शो ऑफ। तो ये हो गया। इसके बाद हमको एक और प्रायिकता निकालनी है, PE बाई E1। तो PE बाई E1 इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, हमें सिर्फ एक पट प्राप्त, सॉरी एक चीज प्राप्त करने हैं। सो अप व्हेन कॉइन इज टॉस थ्राइस, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उस केस में हमको एक हेड प्राप्त करने के लिए, एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त करने का हमको प्रायिकता निकालनी है। तो उस केस में जब सिक्के को जब 3 बार जब उछाला जाता है तो उस केस में
कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 हो सकती है, 8 होगी। आपको हमने साइड में बताया है कि टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, 2 का पावर 3 यानी 8 होंगे, और टोटल सैंपल स्पेस कितने, 8 होंगे। तो कौन कौन सा होगा, इसमें प्रायिकता क्या क्या होगा, तो एक हेड जो आपका आएगा, सिर्फ एक हेड, एग्जैक्टली वन हेड, तो उसमें एच टी टी या टी एच टी या फिर टी टी एच होंगे। टोटल 8 परिणाम होंगे, तो 8 में हमको सिर्फ वही लिखे हैं जिसमें एक हेड है। तो इसकी संख्या कितनी है, 3 है। और चूंकि कुल सिंपल स्पेस कितने, 8 हैं, तो इसका प्रायिकता कितना होगा, 3/8 होगा। 3 बाय इसका 8 हो जाएगा इनका प्रायिकता। एक और घटना हमें मानना है, पी ई बाई कितना, E2, तो पी ई बाई E2 मीन्स हो गया हेड शो अप व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। इसमें आपको हमने प्रायिकता जो माना है, इसमें हेड शो कर रहा है जब कॉइन को हम लोग एक बार उछालते हैं, तो उस केस में जो हेड का प्रायिकता जो होगा एक बार उछालने पर क्या होगा, 1/2 होगा। तो इस प्रकार से पी ई बाई E2 का मान कितना निकल गया, 1/2 आ गया। तो हम लोग अब बेस थ्योरम से इसको हल करेंगे और किसका प्रायिकता निकालेंगे, चूँकि प्रश्न में बोला था कि जो लड़कियां हैं, लड़की जो है 3 थ्रू 1 2 3 4 विथ द डाइस इफ सी ऑप्टेंड एग्जैक्टली वन हेड, तो जब वह वन हेड प्राप्त कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो उस केस में आपको 1 2 3 4 जो आने की प्रायिकता है उसको निकालना है 5 के साथ में। तो बेस थ्योरम के अनुसार हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पी ई टू बाई ई बराबर होता है पी ई बाई E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई पी ई बाई E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस पी ई बाई E2 पी E2। ये सब फार्मूला है। इस फार्मूला में सबका मान हमने रख दिया। रखने के बाद आपका जो इसका सबका लॉस लेना, आपको सबका लॉस लीजिएगा, अंश का भी और हर का भी, तो उस केस में आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से 8/11 आएगा। तो आपके लिए ये होमवर्क रहा, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, लॉस लेके देखिए सच में ये आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको सॉल्व करने हैं लीनियर जो इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स मेथड से हल करना। तो नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से आपको इसको हल करना है। ये जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको हल करने हैं। तो इस ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो दिए लीनियर इक्वेशन के, इसमें हम लोग 3 मैट्रिक्स लिखने हैं, ए, एक्स और बी। तो ए में हम लिखते हैं जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उसको लिखा जाता है ए में, और एक्स में जो वेरिएबल इसमें आया है उसको लिखते हैं, और बी में लिखते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर 16, 19 और 25 को लिखते हैं। यदि हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो इस प्रकार से आएगा आपका -6 आएगा। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। और इसमें सबका फिर कोफैक्टर निकाला गया है, तो A11 कोफैक्टर -2 आया है, A12 कोफैक्टर 1 आया है, फिर A13 कोफैक्टर कितना 1 आया है। इस प्रकार से सभी का कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। फिर उसी कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद फिर हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है आपका, -6 है, और फिर -6 उसके बाद एडजॉइंट ए का मान हमने रख दिया है। उसके बाद x बराबर ए इनवर्स बी होता है, तो ए इनवर्स आपका मान हम ऊपर निकाले हैं देखिए। उसके बाद b रख दिए, जो ऊपर मैट्रिक्स है b उसको रख दिए। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, तो मैट्रिक्स गुना करने पर आ रहा -32 -190 अब +200 आ रहा है, अब +16 +323 -325 आ रहा है। और थर्ड रो में आ रहा है आपका 16 -19 -25 आ रहा है। इन सभी को अगर हल करेंगे तो अंदर में आएगा -22 14 और -28 आएगा। और फिर लास्ट में -6 से अगर भाग देंगे सभी को तो आपका आएगा 11/3 आएगा, -7/3 आएगा और 14/3 आएगा। तो इस प्रकार से आपका एक्स वाई जेड का मान निकल गया। एक्स का मान निकला 11/3 और वाई का मान निकला -7/3 और जेड का मान निकला 14/3 निकला है। तो इसका सोल्यूशन यही होगा। अभी ये सभी एक्स वाई जेड के मान को आप समीकरण में रखकर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही निकला या गलत निकला है। तो ये सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 15x² प्लस 36x प्लस 11 दिया हुआ है। इसको अगर DC करेंगे तो 2 को बाहर कर दिए, x³ DC 3x² -15 को बाहर कर दिए, x² DC 2x, और फिर 36
एक्स का जो DC होता है 30 को बाहर करेंगे, फिर आपका एक्स का DC इसमें हो जाएगा 1, और 11 का DC कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया एफ। तो एफ डैश एक्स का जो मान आ गया कितना आ गया, 6x² माइनस 30x हो गया, और फिर 36 ये हो गया। ये आपका एफ डैश एक्स का मान निकल गया। इसको अगर और भी हल करें तो 6 सब में कॉमन आएगा, तो x² माइनस 5x प्लस 6 बचेगा। और यदि इसको हम द्विघात समीकरण में अगर तोड़ दें तो ये आपका x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 आ जाएगा। और फिर इसको अगर हल करने के बाद आपका कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आएगा। तो आगे बढ़ते हैं 4 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। फर्स्ट DC को 0 लेते हैं, फर्स्ट DC को 0 लेने के बाद आपका x का मान निकलता है। तो फर्स्ट DC का मान आपका कितना है, तो फर्स्ट DC का मान आपका है ये यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका फर्स्ट DC का मान ये है। तो फर्स्ट DC को 0 करने के बाद आपका x का मान आ गया 2 3 आ गया x का मान। अब ये जो आपका फर्स्ट DC का जो आपका मान जो निकला है, इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, डबल DC में रख देंगे x का जो मान है। इसके लिए हमको डबल DC करने होंगे। तो डबल DC का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम एक बार DC कर चुके हैं, तो एक बार DC हमने यहाँ पर किया था, इसको फिर से दोबारा DC करना है। तो 6 को बाहर कर दिए, x² DC कितना 2x, तो 12x हो जाएगा। तो डबल DC का जो मान आएगा कितना आएगा, 12x माइनस 30 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट DC का मान हम लोग पहले निकाल चुके थे, और ये आपका डबल DC का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान है, जो यहाँ से निकला x का मान, इसको हम लोग रख देंगे डबल DC में। तो पहले दोनों को एक साथ रखना नहीं है, पहले 2 को रखना है, फिर उसका 3 को रखना है। तो पहले x का मान 2 जो है इसको डबल DC में रखेंगे और चेक करेंगे इसका मान नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव के केस में जो पॉइंट होता है वह आपका मैक्सिमा का पॉइंट होता है, और पॉजिटिव के केस में वह मिनिमा का पॉइंट होता है। तो हम लोग x का जो मान है 2 जो है उसको हम लोग रख देंगे डबल DC में। तो डबल DC आपका जो निकला है ये आपका डबल DC है। तो डबल DC में x का मान 2 रखिए x की जगह में। तो उस केस में 12 गुना, और x का मान कितना है 2 है, तो 12 गुना 2 कितना हो गया 24 माइनस 30, इस का मान जो आएगा -6 आएगा। तो -6 क्या एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव के केस में उसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है मैक्सिमा का पॉइंट है, या मैक्सिमम का पॉइंट ये है। तो मैक्सिमम का पॉइंट ये है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है, तो आप जो भी पॉइंट आप डबल DC में रखें वही पॉइंट को आप फंक्शन में रखकर आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ से प्राप्त देगा, तो फंक्शन से। तो इसको ये जो 2 है इसको आपको रख देना कहाँ पर, फंक्शन में रख देना है। तो रखने के बाद आपका जो मान आएगा कितना आएगा 39 आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 39 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना क्या, मिनिमम वैल्यू निकालना है। कितना पर, x बराबर एक और पॉइंट है उस पर हमको निकालना है। तो इस पर जब चेक किए तो हमारा जो रिजल्ट आया कितना आ गया, तो इसको जब रखते हैं तो डबल DC पर आप रखने पर 12 गुना 3 माइनस 30 इस प्रकार से मान आ रहा है। इसको जब रखें तो x बराबर 3 पर ये जो मान दिया, ये डबल DC पर रखने पर पॉजिटिव मान दे दिया। तो पॉजिटिव मान देने पर उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, कि x बराबर जो 3 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमम का पॉइंट हुआ है। तो अब मिनिमम वैल्यू कैसे देगा, तो मिनिमम वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो x का मान 3 है उसको रख देते हैं फंक्शन में रख देते हैं। तो इसको भी फंक्शन में रख दीजिए, x का मान जो 3 है। तो रखने के बाद आपका इसका जो मान देगा कितना 38 देगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही सलूशन ये होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 39 और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 38 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल x² प्लस y² बराबर 8x एंड इनसाइड द पैराबोला y² बराबर कितना 4x ये दिया हुआ है। तो ये आपका एरिया बाउंडेड का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल ये है। इस सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेकिन लंबा सवाल है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, और इसमें थोड़ा सा दिमाग से लगाना इसमें है। देखिए इसमें कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इसको कैसे किस तरीके से बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो प्रश्न में दिया था फाइंड द एरिया लाइंग अबव द x एक्सिस, आपको एरिया निकालना है वह जो x एक्सिस के ऊपर में इंक्लूडिंग बिटवीन द सर्किल और पैराबोला के बीच में जो आपका जो एरिया बन रहा है उसी के बीच का आपको एरिया निकालना है। बाकी
सबको एरिया नहीं निकालना है। तो आपको जो प्रश्न में दिया गया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये जो दिया था इसको हम लोग 8x को जस्ट इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर पर भी दिमाग नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हम तोड़ रहे हैं तो इसको एक्स स्क्वायर और 8x को हम लोग -2 गुना 4 गुना x लिख सकते हैं। अब इसमें हमको पता चल गया कि b का टर्म क्या है, 4 है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर हम लोग इसमें दोनों ऐड कर दिए। अब फिर किनारे में आपका वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर दे दिए। इस प्रकार से ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एक फार्मूला में सेट हो गया, x - 4 का होल स्क्वायर। अब फिर आपका किनारे में वाई स्क्वायर है और -4 का स्क्वायर कितना आपका 16 जो है, -16 उसको हम ले गए जस्ट दाएं साइड ले गए। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। और जो वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया उसको हम क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब आपको देखिए दोनों का कर्व खींचना है तो कर्व x - 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 जो दिया है, इनका सर्किल का जो सेंटर होगा क्या होगा, 4,0 होगा। अब अगर सर्किल का इक्वेशन को आप अच्छी तरह जानते हैं तो आप जानते हैं कि इस टाइप के सर्किल का जो सेंटर होगा क्या होगा, 4,0 होगा। तो ये इसका सेंटर कितना बना दिए, 4,0 में इसका सेंटर बना दिए। ये आपका पाराबोला है, ये आपका पाराबोला है, तो ये आपका x के रिस्पेक्ट में बनेगा, x के कोरस्पोंडिंग बने तो x अक्ष में ये बनेगा, तो ये आपका इस प्रकार से पाराबोला बन गया। तो अब ये दोनों देखिए सर्किल और पाराबोला जो है ये दो जगह टच कर रहे हैं, तो उसका मान हम लोग निकालेंगे, c का मान क्या होगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो आपका OABCO, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। आपको इसी का मान याद करना है, इसी का आपको एरिया निकालना है। तो जो बीच में जो सेंटर है O से B के बीच में पॉइंट आपका A है, तो चूंकि सर्किल जो है इसका त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो O से B का दूरी कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इसलिए हमने B पर पॉइंट लिख दिया। चूँकि OB आपका डायमीटर है, जब रेडियस आपका 4 है, सेंटर में कितने दिए पॉइंट, ओरिजिन से 4,0 है, तो इसका सर्किल का रेडियस कितना होगा, 4 होगा, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 8 होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर B की जगह में 8,0 लिख दिया। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें जो एरिया निकालने हैं वो आपका एरिया ऑफ OABCO, यही आपका रिक्वायर्ड एरिया है, OABC और फिर O, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है, यही इसी का हमको मान निकालना है। तो एरिया ऑफ OABC बराबर देखिए 0 से 4, चूँकि 0 से 4 के बीच में ये जो एरिया बन रहा है ये पाराबोला इसको टच कर रहा था। ये पाराबोला का हम लोग यहाँ से पाराबोला जो आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो यहाँ से हम लोग y का मान पाराबोला से निकाल दिए हैं। तो यहाँ से अगर y का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा √4x होगा। और 4x फिर 4 निकल गया बाहर, सॉरी 2 निकल गया बाहर 4 से, और x आपका रह गया, ठीक है, 4x आपका 2 निकल गया बाहर और x आपका रह गया। तो इस प्रकार से पाराबोला के इक्वेशन से हम लोग y का मान निकाले कितना, 2√x निकाले हैं। और ये जो है 4 से जो 8 है, 4 से 8 के केस में ये जो एरिया जो है किसका एरिया है, सर्कल का एरिया ये है। तो सर्कल का जो इक्वेशन है इससे हमने y का मान निकाला, तो y का मान निकालने के लिए इसको रखेंगे, बाकी इसको उठा के उधर कर देंगे। तो इसका मान जो होगा वाई स्क्वायर का मान कितना हो, 16 - x - 4 का होल स्क्वायर। फिर जब y का मान निकालें तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट कितना 16 - √x - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे निकालेंगे तो इस प्रकार से सर्कल से भी मान निकाल दिए y का मान, और आपका पाराबोला से भी निकाल दिए, दोनों का मान हम लोग रख दिए हैं। चूँकि रीजन जो आपका एरिया ऑफ जो रिक्वायर्ड एरिया जो है OABCO, ये दो एरिया से मिलकर बना हुआ है, OACO से और फिर आपका ABCA से बना हुआ है, ABCA से बना हुआ है। तो दोनों चूँकि ये रीजन ऑफ OACO, ये रीजन जो है किसका है, ये पाराबोला का है। पाराबोला इक्वेशन से आप इसका मान निकाल सकते हैं एरिया। और ये जो आपका इधर जो दिया हुआ है ये आपका सर्कल का इक्वेशन से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो दोनों को रखने के बाद
आप फार्मूला जानते ही हैं, 2 को बाहर कर दिए हैं, रूट एक्स मतलब x का पावर 3/2, और ऊपर 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा, तो 2/3 ये उलट जाएगा, नीचे वाला जो 2/3 ये उलट गया, तो कितना हो गया, कुल मिलाकर 4/3 हो जाएगा। अब x की जगह में आपको 4 रखने हैं, x की जगह में अगर 4 रखेंगे तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा, और 4 का पावर 3/2 का मान चाहिए तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और उसके बाद ये 2 कट गया, तो इस प्रकार से 2 का पावर 3 बचा। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 0 का पावर 3/2 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और इधर जो आपको जो दिया हुआ है ये रूट अंडर 16 माइनस x माइनस 4 का जो होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो ये एक फार्मूला बेस पर ये क्वेश्चन है। आप इसका फार्मूला जानते हैं, 16 को हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। आपको किनारे में देखिए बगल में ये फार्मूला दे दिए हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a फार्मूला होता है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल उसी फार्मूला पर ये बनने वाला है, तो रख दिए उसी फार्मूला के आधार पर। रखने के बाद फिर हम लोग इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट आपका है 8 और लोअर लिमिट आपका है कितना, 4 है। तो रखने के बाद जहाँ जहाँ x है सबसे पहले आपको 8 रखना है, उसके बाद माइनस देना है, फिर जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसके जगह क्या रखना है, आपको 4 रखना है। तो रखने के बाद कुछ आपका रिजल्ट कुछ ऐसे प्राप्त होगा। तो रखने के बाद देखिए यहाँ पर आपका टर्म क्या आ रहा है, 16 माइनस 16, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16/2 यहाँ पर आपका आ रहा 8, 16/2 आपका आ रहा 8 आ रहा है, तो फिर यहाँ घटाएंगे 8 माइनस 4/4, तो इसमें आपका रिजल्ट जो आ रहा है 1 आ रहा है, और आपका ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। इधर आप कैलकुलेशन करिएगा, इसका मान 0, इसका मान 0 होगा। तो सभी को हल करने के बाद 8 साइन इनवर्स 1 जो होता है ये साइन π/2 का मान होता है, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, तो 8 गुना π/2 हो जाएगा। बाकी ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, सिर्फ यही टर्म का मान आपको निकालने हैं। तो इसका जो मान होगा क्या होगा, तो यहाँ से आपका रिजल्ट जो आया 4/3 और 2 का पावर 3, तो 4/3 2 का पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिखा गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ 8 और इसका मान π/2, तो 8 गुना π/2, इसको अगर हल करेंगे तो 32/3, 8 π/2 कट गया, 4 पाई हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 32/3 प्लस 4 पाई होगा। तो यही इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा। इसमें स्क्वायर यूनिट लगा देते हैं क्योंकि एरिया ये है। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकाला गया है, ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। चूँकि पैरेलल के केस में क्या होता है, जो ए आपका जो वेक्टर के फॉर्म में जो लाइन दिए हुए हैं ए प्लस लैम्डा बी, और दूसरा जो आपको दिया हुआ, तो ये उस केस में क्या होता है, दोनों का लैम्डा और म्यू के जो कोफिशिएंट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो होता है कैसे होता है आपको बताते हैं। इसको हम लोग हल करेंगे कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। चलिए समझते हैं हम लोग बेहतर। तो देखिए आपको दो लाइन दिए हुए हैं आर बराबर वेक्टर के फॉर्म में, तो दोनों आप जो दिया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, याद रखिए ये दोनों जो लाइन आपको दिए हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है। आपको हम किनारे में बताए हैं कि अगर मान लीजिए कि आर बराबर a1 प्लस लेमडा बी, आर बराबर a2 प्लस म्यू बी, चूँकि इसमें जो लेमडा और म्यू के जो कोफिशिएंट है बिल्कुल समान है, इसमें दोनों क्या आपस में समान। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ क्या आपका होगा प्लस होगा, प्लस कर दीजिएगा। तो इस केस में आपका दोनों का लेमडा और म्यू का जो कोफिशिएंट होगा बिल्कुल क्या है समान है, तो उस केस में ये आपस में पैरेलल हो गया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, आपका यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, गलती से टाइप में लिखने में गलती हो गया, 2i प्लस 3j प्लस 6 के इसमें होगा। तो इस प्रकार से लेमडा और म्यू का जो कोफिशिएंट है बिल्कुल क्या है समान है, और ये आपका जो फॉर्म है बिल्कुल आपका इस फॉर्म में है। एक लाइन आपका इस फॉर्म में, दूसरी लाइन आपका इस फॉर्म में है, दोनों बी यहाँ पर समान है। तो ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है। तो पैरेलल लाइन जब रहता है तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसका फॉर्मूला को देख कर
जो जो चाहिए उसको निकाल दीजिए पहले। तो पहले आपको a2 माइनस a1 चाहिए, तो a2 माइनस a1 जब निकालेंगे, a2 मतलब आपका ये पहला वेक्टर a1, ये आपका b, ये आपका a2, ये आपका b। तो a2 माइनस a1, इसमें आप ये वेक्टर घटा दीजिए। तो घटाने के बाद आपको 2i प्लस जे माइनस के प्राप्त होगा। चूँकि आपको b क्रॉस a2 माइनस a1 भी चाहिए, फॉर्मूला में ये कह रहा है, तो b वेक्टर आपका ये है और a2 माइनस a1 वेक्टर आपका ये वाला है। तो ये दोनों को हम डिटरमिनेंट में रखेंगे, क्योंकि क्रॉस में दो वेक्टर का गुना ऐसे ही होता है, डिटरमिनेंट द्वारा होता है। तो जब इसको रखेंगे तो आई जे के बी का मान कितना होगा, तो बी का मान जो होगा, बी का जो कोफिशिएंट है वेक्टर का कितना है, तो 2 है, 3 है और 6 है, तो 2 3 6 रख दिए। a2 माइनस a1 का जो मान निकाले हैं उसका जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है कितना, 2 है, 1 है और -1 है, रख दिए। अब डिटरमिनेंट तो जानते ही होंगे कि कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -9 माइनस प्लस 14 -4 के इसमें आएगा, ये आएगा रिजल्ट। इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ऊपर जो हमने लिखा है कि b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। और नीचे होता है b का मैग्नीट्यूड होता है, तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट करके, आई जे के का जो कोफिशिएंट वेक्टर में b वेक्टर में उसका स्क्वायर कर दिए। तो b वेक्टर में यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है, यहाँ b में आपका है, ये आपका b वाला मान है 2i प्लस 3j प्लस 6 के। इसके बाद उनका अंडर रूट करके निकाल दिया उसका मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से कितना है, √49 आ गया। और ऊपर में आपका क्या है, ये -9i प्लस 4j माइनस 4 के ये वेक्टर है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो इसका भी रूट अंडर करके तीनों का आई जे के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ऊपर में आएगा रूट अंडर 293 आएगा और नीचे कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, और लास्ट प्रश्न रहेगा ये। तो नेक्स्ट प्रश्न है सॉल्व ऑफ द फ्लोइंग एलपीपी ग्राफिकली। तो ये एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से संबंधित सवाल है। और मैक्सिमाइज जेड का आपको मान निकालना है, 50x प्लस 15y दिया है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आपका दो इनइक्वलिटीज का इक्वेशन दिए हैं, इन इक्वेशन दिए हुए हैं, मतलब 3 इसमें दिए हुए, मतलब XY का मान 0 से बड़ा दिया है, बराबर दिया है। तो ये आपको इक्वेशन को देख कर समझना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इसका मैक्सिमाइज जेड का जो मान होगा क्या होगा, समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको जो प्रश्न में दिया था x, y का मान क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि x और y दोनों का मान 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आपका ग्राफ जो बनेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और फिर आपको दो इन इक्वेशन दिए हैं, तो दोनों इन इक्वेशन को आपको इक्वेशन में चेंज करने हैं। तो कंसीडर द इक्वेशन, मान लें कि जो इनका इक्वेशन होगा क्या होगा, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 होगा। और दूसरा इक्वेशन जो होगा आपका x प्लस वाई जो दिया हुआ है इन इक्वेशन, इसको हम बदल दिए इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसको समीकरण 2 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। इसके बाद इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, लाइन का एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इसको हम बदल दिए। अब ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में, कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। तो उसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। इसमें क्या कर दिया हम लोग, एक जैसे 100 है तो उसको 100 से भाग दे दिए दोनों साइड में। तो 100 से जब भाग देंगे तो उस केस में आपका 5x/100 और फिर y/100 तो आपका कितना आएगा इसमें, तो x/20 y/10 ये आएगा। इसको भी हम लोग 60 से दोनों साइड में भाग दे दिए हैं, तो x/60 प्लस y/60 बराबर कितना 1 आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। और ये इस तरह का लाइन खींचना बहुत ही आसान होता है, ये हमेशा एक्सेस में ही करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको एलपीपी का सवाल दिए रहेंगे आप अधिकतर प्रयास कीजिएगा उसको इस फॉर्म में बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे बहुत सारा टीचर ऐसे भी उसको पढ़ाते हैं बॉक्स द्वारा, तो आप इस नियम से भी इसको बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक्स ले लीजिए तो वाई ले लीजिए और दोनों कुछ अलग अलग पुट कीजिए, 0 रखिए, वाई रखिए, 2 रखिए, तो कुछ अलग अलग मान देंगे और उसको फिर हम लोग ग्राफ में खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिए
तो दो इक्वेशन हो गए। अब ये दोनों इक्वेशन जो है, अब इसको हम ग्राफ में खींचेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कीजिए, x/20 आप गैप जो दिया है कितना 20 100 का दिया है। तो आप सबसे पहले आप एक ग्राफ खींचिए एक्स वाई का इसे। उसके बाद चूँकि यहाँ पर जो अंतराल दिया गया है 20 और 100 दिया है, तो आप सबको 10 करके मान सकते हैं, या 20 40 60 80 करके मानिए। इसमें भी 20 40 60 ऐसे करके मानिए। मानने के बाद आपको यहाँ पर क्या होता है, एक्स में 20, तो एक्स में 20 कहाँ पर, यहाँ पर रहेगा मान लीजिए। फिर वाई में आपका कितना है उसको आप मिला दीजिए लाइन को ऐसे करके। फिर आपका यहाँ पर कितना, एक्स में कितना है 60 है, तो इसको आप रखिए। रखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा। तो ग्राफ खींचना बहुत ही सिंपल है। तो ग्राफ जब इसे खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो इसमें देखिए x में कितना 20 है, तो x में 20 में, और y में कितना 100 है, तो y में 100, दोनों लाइन को मिला दिए तो ये आपका 5x + y बराबर 100 का ये लाइन खींचा चला गया। उसी प्रकार x में कितना 60 है, y में कितना 60 है। तो जब इसको हम अगर ग्राफ खींचेंगे इनका, तो इनका ग्राफ जो है, ये जो लाइन है x + y बराबर 60 का ये लाइन है, x में 60 y में 60, ये कट गया। अब इनका हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे कि इनका दोनों का जो ग्राफ बनेगा किधर बनेगा, किधर छाया इसका जाएगा, रीजन किधर बनेगा। तो इसके लिए हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप इस और भी अन्य पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। अब लाइन के इस साइड का एक पॉइंट लीजिए, लाइन का उस साइड का एक पॉइंट लीजिए, वैसे भी चेक करके बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट अच्छा रहता है, इसमें सवाल जल्दीबाजी में बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट करने वाले हैं इन इक्वेशन में। तो ओरिजिन टेस्ट मतलब ओरिजिन का मान, x का मान 0, y का मान इसमें 0 लिया जाता है। तो आप इसको रख दीजिए, इसका जो मूल इक्वेशन है इसमें रखना है x का मान 0, y का मान 0। तो रखने के बाद ये बिल्कुल क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। फिर इस हम लोग x का मान 0, y का मान 0 इसमें भी रखेंगे। तो रखने के बाद इसमें भी क्या आ रहा है, बिल्कुल ट्रू आ रहा है, क्योंकि 0 जो होता है <= 100, बिल्कुल सत्य का आ रहा है। आप x का मान 0 अगर इसमें रखिएगा, y का मान 0 रखिए, तो x 0 + 0 0 और <= 60, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस प्रकार से दोनों केस में ये ट्रू पाया जाता है। तो ट्रू के केस में क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो ओरिजिन की तरफ आता है, और फॉल्स के केस में क्या होता है, ओरिजिन से जस्ट अपोजिट दिशा में जाता है। क्योंकि ये ओरिजिन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो है इसका ओरिजिन की ओर आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फेसिबल जो रीजन बना है वो आपका फेसिबल रीजन OABCO बना है। तो आप हमको इस फेसिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो कॉर्नर पॉइंट इसका जो होगा OABC होगा, जो उसको टच कर रहा है। इसके बाद इसमें हमको सभी पॉइंट पता है, लेकिन एक पॉइंट B है तो वह पता नहीं। लेकिन इसको ग्राफ में अगर बनाइएगा तो आप इसमें पता, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा वह कितना आएगा, 10 और 50 आएगा। लेकिन हम चूँकि कॉपी में बनाए हैं तो पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार से आप इस ग्राफ में बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा स्पष्ट, 10 और 50 में ये कटेगा। तो इस प्रकार से 10 और 50 आपको वह B का मान निकल गया। अगर आपको जब पता नहीं चले तो क्या करिएगा, उसमें जो लाइन जो पॉइंट आपका उस लाइन में स्थित है उसको आप हल करिएगा। तो B पॉइंट जो है दोनों लाइन में स्थित है, तो ये दोनों लाइन को हल करिएगा तो B का पॉइंट दे देगा। इसके बाद सभी कॉर्नर पॉइंट आपको ज्ञात करने होते हैं। इसमें सभी पॉइंट हमें आप ज्ञात हो चुका है। ओरिजिन भी पता है 0 0, ए भी पता है, ए आपका कितना है तो 20 20,0 है आपका। फिर बी कितना है तो आपका 10 50 है, और सी कितना आपका है 0,60 है। इस प्रकार से हम लोग सब का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग सभी का मान बारी बारी से जेड में रखेंगे। तो जब हम जेड में रखेंगे तो उस केस में जब ए का मान जेड में रखेंगे और बी का मान जब जेड में रखेंगे और सी का मान जो पॉइंट आपका 0,60 है जेड में रखेंगे इस इक्वेशन में, तो उस केस में आपका जो है मान अलग अलग आएगा। तो ए ओरिजिन रखने पर, ओरिजिन का जो पॉइंट है उसको रखने पर 0 आ रहा है। ए का पॉइंट जो 20,0 है उसको रखने पर 1000 आ रहा है, और जो आपका बी का पॉइंट है 10 50 है उसको रखने पर आपका 1250 आ रहा है, और सी आपका जो 0,60 है इसको अगर हम रखेंगे तो कितना आ रहा है 900 आ रहा है। तो आप देखिए चारों में से कौन सा मान सबसे बड़ा है। आपको चूँकि प्रश्न में क्या बोला, मैक्सिमाइज निकालने बोला है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 1250 है। इसलिए इसका मैक्सिमाइज जेड का मान जो हो गया 1250 हो गया। और ये किस पॉइंट पर दिया है तो ये पॉइंट बी पर दिया है, बी कितना 10 50 हो गया। तो ये जितने भी प्रश्न थे आपके मैथमेटिक्स मॉडल सेट में
पार्ट 2 भाग 2 में जो सब्जेक्टिव पेपर थे उन सभी प्रश्नों का हमने सोल्यूशन आपको करके बता दिया है। यदि फिर भी किसी प्रश्न को आप अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा और फिर से हम उसका अलग वीडियो बना देंगे। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।